नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज का सेशन एक मंत्र से प्रारंभ करेंगे। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिवशक्तिस्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। तो दोस्तों, आपके सामने पीछे तस्वीर दिख रही हो। ये महाकुंभ का वो किस्सा मैं आप लोगों से चर्चा करने चल रहा हूं जिसका स्वयं साक्षी मैं भी रहा हूं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि लोग परेशान थे कफन के लिए, और ये दर्दनाक घटना इस बार महाकुंभ में न घटे, इसीलिए इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले इस मंत्र को प्रारंभ किया। और मैं पूरे इस व्यवस्था को संभालने वाले हर एक प्रशासन को मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि वो अच्छे तरीके से ये कार्य करें, उनको ईश्वर शक्ति प्रदान करे और सद्बुद्धि दे। तो दोस्तों, महाकुंभ के किस्से में मैंने अब तक आप लोगों से 2 पार्ट चर्चा कर लिया हूं। आज मैं तीसरे पार्ट में प्रवेश किया हूं और आज मैं आप लोगों को वो किस्सा बताने चल रहा हूं जो एक दर्द से भरा किस्सा है। तस्वीर से आप लोग यह आकलन कर सकते हैं कि यह कितनी भयावह घटना हुई होगी। तो दोस्तों, महाकुंभ के किस्से भाग 3। जब कफन के लिए रात भर भटकते रहे लोग, अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, जो कि एक गलत डिसीजन ली गई थी उस दौरान उस गवर्नमेंट के द्वारा। भगदड़ में 36 लोग मारे गए और आजम खां को अंतोगत्वा इस्तीफा देना पड़ा। तो आज मैं इस पूरे क्लास को इसी के इर्द गिर्द पूरा अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, 10 फरवरी 2023, सॉरी 2013, 10 फरवरी 2013 का समय है। दिन था रविवार। प्रयाग में कुंभ मेला लगा हुआ था। उस दिन मौनी अमावस्या थी। अभी आने वाला है मौनी अमावस्या, जहां पर बहुत ही बड़े लेवल पर भीड़ होती है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। शाम 7:30-8 बजे की बात है। प्रयागराज जंक्शन के बाहर एक दुकान पर एक शख्स चाय पी रहा था, जो यह वृत्तांत बता रहा है। दिन भर कुंभ की कवरेज की वजह से थक सा गया था, सोचा थोड़ा आराम करके तत्पश्चात दफ्तर के लिए निकलूंगा। अचानक लोगों की चीख पुकार गूंजने लगी। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ दौड़ा। वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। लाखों लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे, इधर उधर खुद की जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। एक दूसरे पर गिरते गिराते बहुत भयावह मंजर था दोस्तों। मैं स्वयं जब घटना घटी तो वहां पर जाकर देखा, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म नीचे आके गिर, और कई लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे कि मैं घर अब तुम्हारे बिना कैसे जाऊंगा या जाऊंगी। और बार बार हृदय की जो वेदना थी, वह दोस्तों बता नहीं सकते हैं कितनी खतरनाक थी।
जब भगदड़ थमी तो प्लेटफॉर्म पर लाशें बिखरी पड़ी मिली। इनमें महिलाएं, पुरुष, जवान, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल थे। आंकड़े के अनुसार 36 लोग मारे गए। कई लोगों को मैंने अपनी आंखों से मरते देखा था। इलाज नहीं मिलने से लोग तड़प तड़प कर मर गए, उनको इलाज नहीं मिल पाया। ये किस्सा बताते हुए प्रयाग के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर सिहर उठे थे। स्नेह मधुर उस दौरान उस घटना के साक्षी थे। ये देख सकते हैं तस्वीर, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे लोग। स्नेह बताते हैं, मैं लंबे समय से कुंभ कवर करता रहा हूं। 1954 की भगदड़ के बारे में सुना पढ़ा था, मैंने देखा था 1954 की भगदड़, लेकिन 2013 में सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। लोग बचाओ बचाओ कहकर चीख रहे थे, दहाड़ मार कर रो रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वो मंजर देखकर मैं सिहर उठा था। कोई भी आसपास प्रशासन वहां पर जो घायल या जो मर गए थे लोग या जो अंतिम सांसें ले रहे थे कि उनको तुरंत त्वरित सहायता दी जा सके। तोहरे बिना हम घर कैसे लौटब, तोहरे बाबू के हम का मुंह दिखाओ। बिहार के रहने वाली एक महिला बदहवास होकर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी कि ए बिटिया, हम तोहरे बिना कैसे जाब, हम का मुंह दिखाओ। हम तो आए रहे ईश्वर के दर्शन करे, हम अमृत स्नान करे आए रहे, लेकिन ये क्या हो गया हमारे साथ। वो रोते बिलखते अपनी दर्द बाहर निकाल रही थी। उनकी बहन संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उनका भी धैर्य टूट गया और दोनों बहनें लिपट कर रोने लगी। महिला ने बताया कि उसकी बेटी की शादी 2 महीने बाद होने वाली थी। अब तो इसके पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा। देर रात तक इस तरह की चीखों से स्टेशन गूंजता रहा। किसी ने मां को खोया तो किसी ने पिता को तो किसी ने बेटी। अफसोस इस बात का है कि स्टेशन पर इमरजेंसी सुविधा नहीं थी। कई घायलों को बचाया जा सकता था, लेकिन इमरजेंसी व्यवस्था नहीं थी। कई घायल दम तोड़ दिए। कुचले जाने के बाद भी कई लोग जिंदा थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर न तो वक्त रहते स्ट्रेचर पहुंच पाया, न ही कोई एम्बुलेंस। लोगों को कपड़े में बांधकर चादर में लपेटकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। झारखंड के प्रसाद यादव हादसे में घायल हो गए थे। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया था कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 के फुटओवर ब्रिज पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसके बाद भी लोग आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार प्रशासन उस वक्त एक्टिव क्यों नहीं हो पाती है, उस वक्त क्यों तैनात नहीं हो पाती है कि इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हम पूरा पहले से एक अभ्यास कर लें, ताकि ये अचानक आने वाली भीड़ को हम कंट्रोल कर सके। कैसे कैसे हम निकासी रास्ता, एंट्री रास्ता, ये तमाम प्रकार की चीजों को हम बना सके। उसे बचाने के लिए लोगों ने भीड़ को धक्का दिया ताकि जगह बन पाए, लेकिन जीआरपी ने लाठी भांज दी और भगदड़ मच गया। ये किसने इनको आदेश दिया कि आप लाठी भांज दीजिए? लाठी भांजने में क्या होगा, भगदड़ और आगे बढ़ेगी, ऑफ कोर्स। और वही हुआ। मैं दसियों लोगों के नीचे दब गया। ऐसा लग रहा था कि अब प्राण निकलने ही वाले हैं। सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, शरीर का भुरता बन गया था। मैंने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को तड़प तड़प कर मरते देखा। मैं खुद को मरा मान चुका था, क्योंकि मैं 10-10 लोगों के नीचे बिल्कुल दब गया हूं। मैं सांस ही नहीं ले पा रहा हूं। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो अस्पताल में था। भगवान ने मुझे बचा लिया, मैं बच गया, वरना मैं स्वयं को बिल्कुल मरा हुआ मान चुका था। हादसे के वक्त रेलवे कुंभ वार्ड में ताला लगा था। कफन के लिए भटकते रहे लोग, मतलब कि कफन के लिए लोग भटकते रहे कि कफन मिल रहा है।
हादसे के वक्त रेलवे कुंभवाड़ में ताला लगा हुआ था। 9:30 बजे डीआरएम पहुंचे, उसके बाद अस्पताल का ताला खुला। तब वहां रुई और पट्टी छोड़कर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़े थे। 4 लोगों की मौत तो इलाज नहीं मिलने की वजह से हो गई। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मौत स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण हो जाती है। कई लोग परिजनों की लाश लेकर भटक रहे थे। 12 घंटे इंतजार करने के बाद भी प्रशासन शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पाया था। कई लोगों को तो कफन तक नसीब नहीं हो रहा था। अस्पताल के बाहर मुंहमागे दामों पर कफन बिक रहे थे। ये कैसा समाज है? ये कैसा समाज है? इतनी बड़ी हादसा और उस दौरान लोगों को व्यवसाय याद आ रहा है। ऐसे समाज पर थू है, ऐसे व्यवसाय पर थू है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे समाज में ऐसा सोच रखने वाले लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूंजीवाद समाज, लाभ उन्मुख सोच, जब वक्त आए पकड़ के लूट लो। ऐसी लुटाई जो है ना, वो सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि आज आपने लाभ कमा लिया तो ये लाभ जो है ये आपको ऐसे चुटकियों में निकलेगा? 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीनों बाद, सालों बाद, लेकिन असर जरूर दिखेगा। बच्चों, हमेशा अच्छी सोच सोचिए, लोगों की मदद कर सकिए। विनोबा भावे के दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट अपनाइए। हर एक इंसान में दरिद्र नारायण का निवास है। ईश्वर ने यदि आपको सब कुछ दिया है तो ईश्वर आपसे मदद मांगना चाह रहा है कि आप, वो जो गरीब इंसान है जिसको ईश्वर नहीं दे पाया है, क्योंकि ईश्वर उसका मदद नहीं कर पा रहा है, आपकी मदद किया है, आप जाकर उस दरिद्र नारायण की मदद करिए। यह समझिए कि आपने नारायण की सेवा की। आप भी हमेशा जन कल्याण वाली सोच रखना, ये बात ध्यान रखना। कई लोग परिजनों की लाश लेकर भटक रहे थे। 12 घंटे इंतजार करने के बाद भी प्रशासन शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पाया था। कई लोगों को तो कफन तक नसीब नहीं हो पा रहा था। अस्पताल के बाहर मुंह मांगे दामों पर कफन बिक रहे थे। किसी ने 1000 रुपए में कफन खरीदे तो किसी ने 1200 रुपए में कफन खरीदे। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी ट्रेन, अचानक बदल दिया प्लेटफॉर्म। इसने मधुर बताते हैं, प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 2 साइड, एक सिविल लाइंस और एक दूसरा चौक साइड। आप जाएंगे, एक सिविल लाइन साइड मिलेगा, एक चौक साइड। संगम स्नान के बाद लौटने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए चौक साइड में बाड़े बनाए गए थे। अलग अलग रूट के लिए अलग अलग बाड़े। उनके रूट की तरफ जाने वाली ट्रेन जब आती थी तब उनके बाड़े को खोला जाता था, लेकिन उस रोज प्रशासन की लापरवाही से यह सिस्टम बिगड़ गया था। नवाब यूसुफ रोड जो संगम से सीधे सिविल लाइन साइड यानी प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ जाती, उस दिन उस रास्ते को ब्लॉक नहीं किया गया। स्नान करके लौट रही भीड़ चौक साइड जाने के बजाय सिविल लाइन की तरफ बढ़ने लगी। दोपहर में ही प्लेटफॉर्म खचाखच भर गया था। पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग लगातार प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इधर प्लेटफॉर्म पर कई ट्रेन घंटों की देरी से चल रही थी, लिहाजा लंबे समय से ट्रेनों का इंतजार कर रहे लोग जमा होते जा रहे थे। इसी बीच अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 की बजाय दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी। ऐसा क्यों किया गया? आप जब जान रहे हैं कितनी बड़ी भीड़ है, आप जब प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे वो भीड़ तुरंत उस प्लेटफॉर्म की ओर जाएगी। क्या होगा? सुनते ही लोग उस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भागने लगे। फुटओवर ब्रिज पर तो पैर रखने की जगह तक नहीं थी। लोगों को भागते देख रेलवे पुलिस लाठी भाजने लगी। एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे और कई लोगों की मौतें हो गई। मेले के प्रभारी मंत्री आजम खान ने कहा, मीडिया ने हालात पैनिक किया। 2013 कुंभ के वक्त यूपी में सपा की सरकार थी और अखिलेश मुख्यमंत्री आजम खां को मेले के प्रभारी मंत्री बनाया गया था। हादसे के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आजम खान ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन दोष रेलवे और मीडिया पर मर दिया। आप दोष कब तक किसको देंगे कि रेलवे जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है? आपकी सत्ता है,
आपका प्रशासन है। और उस वक्त अखिलेश जी का गवर्नमेंट था और आजम खां को मेले का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। और इतना बड़ा इवेंट है, स्वयं आकर मौजूद होइए तब देखिए कि कितनी बड़ी भीड़ होती है। उन्होंने कहा जहां 3 करोड़ लोग एक दिन में आए वहां इस तरह के हादसे के बारे में किसी को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। मीडिया की सूचना की वजह से भी जो पैनिक क्रिएट हुआ उसे कंट्रोल करना है। यूपी सरकार ने मृतकों को 5-5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने का मुआवजा दिया, जबकि रेलवे की तरफ से मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए दिए गए। पैसे दे देने से उस इंसान की पूर्ति नहीं की जा सकती है। जब जब यादें आएंगी तब तब दर्द ताजा होगा और पीड़ा इस दिल को होता है, क्योंकि न यादों को रोका जा सकता है न उस व्यक्ति की कमी को खत्म किया जा सकता है। वो व्यक्ति वही मौजूद होगा तभी पूर्ति हो सकती है। मौनी अमावस्या की सुबह भी सेक्टर 12 में भगदड़ मची थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इन 4 में से 2 की प्लेटफॉर्म रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि उनकी मौत दम घुटने और अंदरूनी चोट की वजह से हुई। हालांकि मेला प्रशासन का कहना था कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। सुबह भी हुआ था ऐसा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौकों पर मौजूद लोगों ने बताया कि रास्ते में 2 लाल बत्ती वाले कारें आ रही थी और पुलिस की जिप्सी उनके लिए रास्ता बनाते आ रही थी। इसी बीच पुलिस ने लाठी भांज दी, इससे लोग भागने लगे, एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। इससे 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात कंट्रोल कर लिया। प्रशासन की लापरवाही, जहां देखिए प्रशासन की जिम्मेदारी, और कई घटनाओं को तो छिपा ली जाती है। उस दिन एक और भगदड़ मची थी। इसका जिक्र करते हुए भारत में महाकुंभ के लेखक धनंजय चोपड़ा बताते, तब मैं मेले में कुंभ की साउंड रिकॉर्ड करता हुआ बांध की ओर ऊपर जा रहा था। बांध की ढलान से एक जुलूस नीचे की तरफ आ रहा था। अचानक जुलूस में शामिल ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया, इससे भगदड़ मच गई। मैं भी भगदड़ में गिर गया, मेरे ऊपर कई लोग चढ़ गए। मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरा झोला और स्वेटर कोई खींच ले गया। मेरी आंखों के सामने एक पश्चिम बंगाल के एक शख्स की जान चली गई। यह भी एक घटना हुआ। अंग्रेजों के जमाने में भी कुंभ में होते रहे हैं हादसा बच्चों। लगभग 450 लोग मारे गए थे। कुंभ मेले में भगदड़ कई बार मची। अंग्रेजों के जमाने में भी कुंभ के दौरान कई हादसे हुए। 1820 के हरिद्वार कुंभ मेले में भी भगदड़ मची। 450 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हुई। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। 1840 प्रयाग कुंभ मेले में 50 से अधिक मौत हुई 1840 में। 1906 में भी ऐसा हुई। आजादी के बाद 1954 में भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। ये मंजर देखिए उस दौरान का। आप सभी इन परिजनों को आज भी ताकत दें। और ये आप देख लीजिए, ये मंजर रहा है उस वक्त का, ये तस्वीर है। देख सकते हैं लोग कितने पीड़ा में हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने महाकुंभ के किस्से में आज पार्ट 3 चर्चा किया। जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर हो।